इजीली आपको आईपीएस मिल जाता। सो आईएफएस क्यों? मैंने इतने सारे आईएएस दोस्त है, आईपीएस दोस्त है। जी। मुझे लगता है कि काफी लोग आईएएस के लिए फिट नहीं है। मेरा पापा बहुत पहले से मेरे को बताता था कि मतलब ऐसे जॉब प्रोफाइल होता है, गवर्नमेंट विल गिव यू फेलोशिप और घर से पैसा पूछना है या काम करने के लिए कहीं जाके पैसा कमाना है। स्कूलिंग वगैरह भी स्कॉलरशिप्स पे ही हुआ था। माई फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2017, फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट आई डिड नॉट फील डिसहार्टेंड बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट रेडी फॉर पेपर 2। 100%। हाँ, तो हो गया। तो मेंस के बाद इंटरव्यू का सिलेक्शन नहीं हुआ और वो भी मैंने देखा तो मेरा 1 नंबर से मेरा नहीं। बिफोर द एग्जाम ऑल्सो आई थॉट दैट आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर एटलीस्ट दिस प्रीलिम्स। इंटरव्यू क्या होता है, बस बात करना ही होता है, तो जाके आराम से बात कर लेंगे तो हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट वर्क फॉर मी। अगर वो ईमानदारी आपके अंदर है, then you go and attempt next attempt. I did justice to my preparation. जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने अपने वीडियो में कई मर्तबा आप लोगों से जिक्र किया है कि एक ऐसा सेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं, ये मेरे खुद के चैनल पे। मैंने काफ़ी सारे एडटेक कंपनीज के लिए बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज ये एक नई श्रृंखला है, नई सीरीज है पॉडकास्ट की, only for you guys, so that you can get an insight experience of what is going around. So आज इस एपिसोड का नाम है वॉइस ऑफ भारत। वॉइस ऑफ भारत में हम वो सारे ब्यूरोक्रेट्स, वो सारे टॉपर्स और वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट्स के साथ पॉडकास्ट करेंगे, जहां से आपको इंसाइटफुल एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर थोड़ी सी भी नॉलेज अगर आपको इससे मिलती है तो मुझे लगता है कि मेरा मिशन जो है वो सक्सेसफुल है। सो बिना वक्त ज़ाया किए हुए आज पहली बार इस चैनल पे मैं इनवाइट करने जा रहा हूं ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी टॉपर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, महेश सर को। महेश सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच दैट यू हैव पुल्ड आउट योर टाइम एंड you came all the way from Delhi to my studio. Thank you so much for that, sir. Thank you so much for having me. आप लोग भी थैंक यू बोल देना, बिकॉज महेश हैज़ डन अ लॉट ऑफ। आज से मेरी मुलाकात बात नहीं हो रही है, ये महीनों की मेहनत है, आज जाके फ्रूटफुल हुई है। सो वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच महेश फॉर टर्निंग अप हियर। नाउ अब सवाल को, सिलसिले को शुरू करते हैं। आपका एक्सपीरियंस देख के मैं लिटरली हिल गया था। द मोमेंट आई आस्क्ड हाउ मच अटेम्प्ट डिड यू गिव, सर ने बताया 6th अटेम्प्ट में इनका एग्जाम क्लियर हुआ है। और अभी सर रिजल्ट आया है और बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दे आर होपलेस, दे आर शैटर्ड, फेलियर से डर रहे हैं। नाउ आई वांटेड टू आस्क, आप एक अपना बैकग्राउंड बता दीजिए ताकि बच्चों को पता चल जाए वेयर आर यू फ्रॉम, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द अटेम्प्ट पार्ट। So basically, I'm from Telangana. So Telangana में भी I'm from Nizamabad district and to Kodan town, Nizamabad के पास में Kodan town, वहाँ से मैं, मेरा native place वहाँ से है। Okay. And I did my schooling there in Nizamabad. मैं नवोदय से पढ़ा हूँ एंड फाउंडेशन मेरा काफी अच्छा रहा है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में आप नवोदय जैसा स्कूल्स में जाते हो तो आपको सीबीएसई एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से उतना क्वालिटी एजुकेशन मिलता है एंड दैट सेट द पेस फॉर माय एजुकेशन आई वुड से। उसके बाद मैं अंडर ग्रेजुएशन निजाम कॉलेज हैदराबाद से किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन किस में था? ग्रेजुएशन मैंने बीएससी प्रोग्राम एमएससी मैथ्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस में किया। ओके। Then I switched over. Then I did my masters from in political science. अरे So okay. yeah. Then after that, then I went on to do PhD also. अच्छा। So I did my PhD from Delhi University in East Asian Studies. Okay. Chinese politics से मैं अभी कर रहा हूँ। ओके। चाइनीज पॉलिटिक्स सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, और हम लोग बात भी करेंगे बायलैटरल रिलेशंस एंड आईआर विथ रेफरेंस टू चाइना, इंडिया चाइना रिलेशनशिप। लेकिन उससे पहले महेश वांटेड टू अंडरस्टैंड ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई एंड व्हाई डिड यू स्विच। मतलब आप पूरा टेक था आपका, मास्टर्स आपने फिर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से किया, सो व्हाट वाज दैट थॉट चेंज? So initially, while I was, I did not think much while I was enrolling for BSc Computer Science. Okay. I just thought कि एक डिग्री ले लेते हैं पहले। जी।
because a lot of people are clueless as to why they are doing BTech, why they are doing in some stream. No one knows actually why we are doing. I agree. Very few people know that okay हमें इस particular subject में interest है, इसीलिए वो जिज्बे के साथ वो लोग काम करना चालू करते हैं उसी टाइम पे. आई वॉज क्लूलेस. मैं कॉलेज में ऐसे ही मतलब थोड़ा मतलब आई डिड नॉट टेक वेरी सीरियसली इन स्टडीज. उसके बाद मुझे पता चला कि ठीक है, अगर यूपीएससी वगैरह ऐसे कुछ करना है तो समथिंग दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम गुड एट. सो मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस इन सब चीजों में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था. तो मैं सोचा कि अब इसके लिए खोजते कि यूनिवर्सिटीज क्या है इंडिया में. तो ये कैसे पता चला यूपीएससी करना, मतलब कहाँ से थॉट आया? यूपीएससी मतलब ऐसे कोई वो नहीं था तो, बट बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. मेरा Okay. पापा ही इज ए सीनियर लैब इंस्पेक्टर इन Okay. स्टेट गवर्नमेंट एंड माय मॉम इज आल्सो इज ए सुपरवाइजर इन द हेल्थ डिपार्टमेंट. ओके. तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बेटे हो तो वो पहले से ही एक तरह से आपको एटलीस्ट एक एक्सपोजर रहता है कि हाँ दिस इज समथिंग दैट इट्स ए टॉप क्लास जॉब. Agreed. आईएएस Right. आईपीएस काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि ये लोग बॉसेस है डिस्ट्रिक्ट्स में तो इन लोगों को रिपोर्ट Agreed. करते, ये लोग देखते. राइट. तो मेरा पापा बहुत पहले से मेरे को बताता था कि मतलब ऐसे जॉब प्रोफाइल होता है, यू कैन डू मच मोर इन दिस जॉब. सो देन एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ माई ग्रेजुएशन आई थॉट कि क्या करना है अपना लाइफ Right. तो करना पड़ेगा. So then I thought कि UPSC it's something that excites me also because like थोड़ा challenging भी है and सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है. तो for me curiosity is the driver. Wow. क्योंकि अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं, नहीं है बिल्कुल, ना बिल्कुल. तो आप फिर खत्म हो जाओगे. बिल्कुल, तो बिल्कुल. UPSC मुझे वो एवेन्यू देता है जो काफी चीजों के बारे में मुझे सीखने के लिए. तो आई थिंक वहां पे मैंने फ्लिप करना चालू किया. ओके. सो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स, आपको ये नहीं लगा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए? भाई मैंने कंप्यूटर साइंस किया है एंड देन यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स, यू मस्ट अर्न समथिंग. तो मास्टर्स में अच्छी चीज ये हुआ, मास्टर्स खत्म करते ही मेरे पास फेलोशिप था गवर्नमेंट का. JRF हाँ. का लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है. तो उसके अंदर क्या हो जाता है ना कि आपको पीएचडी करने के लिए गवर्नमेंट विल गिव यू फेलोशिप और वो भी अच्छा खासा अमाउंट देती है. तो देन इफ यू एनरोल इन ए पीएचडी, सो दैट्स व्हाई एनरोल इन ए पीएचडी. तो वो क्या था कि वो अर्ली एज पे ही मेरा फिनेंसेस का कोई बैक ऑफ द माइंड कोई प्रेशर नहीं था. ठीक है. घर से पैसा पूछना है या काम करने के लिए कहीं जाके पैसा कमाना है. अभी अंकल आंटी अभी कर रहे हैं, दे आर इन द सर्विसेज. ओके. बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई यूज्ड टू सॉर्ट आउट अबाउट माई ओन फाइनेंसेस. अच्छा. तो मैं घर से पैसा लेना बहुत पहले ही छोड़ दिया था. अच्छा. तो स्कूलिंग वगैरह भी स्कॉलरशिप्स पे ही हुआ था. तो इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग्स सो आई वाज सॉर्टेड आउट. वो फाइनेंशियल टेंशन नहीं था. वाओ. ओके. एंड पहला अटेम्प्ट कब दिया था? माई फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2017. ओके. हाँ, वो भी मतलब कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही मैंने दे दिया था. ओके. तो आई थॉट कि एक बार देखते कि टेस्ट द वाटर्स. हाँ, टेस्ट द वाटर. और वो टेस्टिंग में मैंने ऐसे नहीं गया बिना तैयारी. मैं तैयारी किया और सीसेट का मैंने तैयारी नहीं किया था उस टाइम पे, बट इसका पेपर का तैयारी किया था और मैं पेपर 1 क्लियर भी किया था उस टाइम पे. ओके. आई नो दैट आई विल क्लियर पेपर 1 Okay. एग्जाम जाने से पहले, और एग्जाम के बाद भी वो हुआ था. लेकिन आई कुड नॉट क्लियर सीसेट तो फर्स्ट अटेम्प्ट में. बट आई डिड नॉट फील डिसहार्टेंड बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट रेडी फॉर पेपर 2. 100%. हाँ, तो हो गया. तो दैट इज अ लर्निंग कर्व. ओके. एंड देन सेकेंड में आई डिड प्रिपेयर, बट उसमें पेपर 1 मेरा चले गया. देखो क्या किस्मत है. तो पेपर में मतलब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया शायद से. तो पेपर 1 चले गया. सो देन आई वॉज इन टू द रियलिटी. फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि समथिंग इज रॉन्ग. ओके. तो क्योंकि एक बार गलती होता है तो ठीक है, या 2 बार गलती होता है तो वो गलती नहीं है, वो आप शायद कुछ बहुत ही Conscious mistake. मिस्टेक कर रहा है. तो उसको ठीक करने की मैंने कोशिश किया. और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिर प्रीलिम्स क्लियर किया. ओके. एंड मेन आई हैव रिटन मेंस, बट मेंस के बाद इंटरव्यू का सिलेक्शन नहीं हुआ. और वो भी मैंने देखा तो मेरा 1 नंबर से मेरा नहीं हुआ. 1 नंबर से नहीं हुआ था थर्ड अटेम्प्ट में. अदरवाइज इन थर्ड अटेम्प्ट आई कुड हैव एटलीस्ट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू. ओके. वेयर डू यू थिंक थर्ड अटेम्प्ट में वो, अब ऐसे तो कह नहीं सकते 1 नंबर तो मतलब क्या ही था, फिर भी ऑप्शनल ऐसे किसमें? इट वाज आई थिंक प्योर कॉम्प्लेसेंसी ऑन माय पार्ट ओनली. बिकॉज मुझे लगा है कि आई नेचुरली आई थॉट आई वाज गुड एट राइटिंग, तो मैं लिख दूंगा वहां जाके. तो आई डिड नॉट अटेम्प्ट एनी टेस्ट सीरीज और एनीथिंग लाइक दैट. सो आई जस्ट
went and sat in the exam की thinking that कि मैं लिख दूंगा वहां पे, so that backfired. मुझे समझ में आ गया. एंड देन Fourth attempt, actually it was a COVID period. 2020. So, COVID period, so we were in a very difficult times. Okay. क्योंकि मुझे COVID हुआ था उस टाइम पे, and my papa also had COVID. Okay. हाँ. So I mean mentally also I was not in a comfortable position. Emotionally also I was drained at that time. तो फिर बाद में fourth attempt तो मतलब फिल्म भी नहीं हुआ था, because I was down with COVID and I went and I sat for. लेकिन दिया फिर भी आपने? फिर भी मैंने दिया है, मतलब मुझे मतलब घर वाले ऐसे है कि वो लोग बोलते हैं कि मतलब दे, यू नेवर नो. यू नेवर नो कि क्या पता क्लियर हो जाए तुम्हारा, बिकॉज यू हैव एन एक्सपीरियंस. बट आई बिफोर द एग्जाम ऑल्सो आई थॉट दैट आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर एटलीस्ट दिस प्रीलिम्स, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मतलब तो वो पता चल जाता है एक तरफ से. और पांचवा I cleared prelims, I cleared mains also. I went till interview. Okay. And in interview, I scored very less. I mean, I scored around 135. Okay. And which was not a very, very good, I mean, like very bad score, I would say. So, and that was also a very reality check for me. I thought I was good at least talking. So, interview क्या होता है, बस बात करना ही होता है, तो जाके आराम से बात कर लेंगे तो हो जाएगा. And I was giving, number of mocks दे रहा था मैं दिल्ली में, तो मुझे लगा कि मॉक्स ज्यादा देने पे आपका थोड़ा फ्री भी हो जाएंगे आप, तो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट. जी. बट आई डोंट थिंक दैट वर्क फॉर मी इन इंटरव्यू. इनफैक्ट इट बैकफायर्ड. और भी बहुत कम नंबर आया देन, और जैसा रिजल्ट आया और 5 दिन में मेरे को फिर से प्रीलिम्स देना था. देन आई रियली वाज शैटर्ड इन द 5th अटेम्प्ट की, मतलब ये क्या हो गया. अंडरस्टूड. मैं 1 मिनट के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतनी सादगी से महेश ने पिछले 5 सालों के बारे में जिस तरीके से बताया है, जितनी ईमानदारी से, अगर वो ईमानदारी आपके अंदर है, देन यू गो एंड अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट. पहला अटेम्प्ट ही सेड कि आई डिड नॉट प्रिपेयर फुल्ली, मैंने दिया, नहीं हुआ, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक. दूसरा अटेम्प्ट ही सेड मैं ओवर कॉन्फिडेंट था. ये बात कहने में भी ना बहुत बहुत भारी चाहिए आपका मन, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपकी मिस्टेक. तीसरे अटेम्प्ट में यही सर कि मेंस नहीं हो पाया ड्यू टू ऑब्वियस मिस्टेक्स. फोर्थ अटेम्प्ट द कोविड हैपेंड. फिफ्थ अटेम्प्ट इंटरव्यू, हर एक स्टेज पे आई थिंक आपको चेक एंड मेट हो गया है. एंड देन फाइनली इन द सिक्स्थ अटेम्प्ट कुछ बचा ही नहीं था. एवरी अटेम्प्ट, एवरी स्टेज आई थिंक आपने वो सीख लिया था एंड कुछ बचा नहीं था. एंड मैं भी एस्पिरेंट्स, आई थिंक सबको अपने गलतियों से सीखना चाहिए. एंड यू हैव लर्नड फ्रॉम योर मिस्टेक. आई थिंक यू हैव आस्क्ड द टफेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ. जिस दिन अगर मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप से वो मुश्किल क्वेश्चन पूछने लगोगे तो आप आगे बढ़ने लगोगे. छठवां अटेम्प्ट जब हुआ, यकीन हो रहा था? छठवां अटेम्प्ट में हाँ, मुझे मतलब मेरे पास ऐसे कुछ नहीं था कि मतलब खोने के लिए उस टाइम पे. तो मैंने सोचा है कि ठीक है जाके दे देता हूँ, तो क्या जा रहा है मतलब देने में. तो मैं जाके एग्जाम दिया था और पेपर 1 ठीक हुआ था. और फिर बाद में आई केम बैक एंड इनफैक्ट सेंटर वाज वेरी नियर टू माय रूम, सो आई केम बैक टू माय रूम एंड स्लेप्ट आराम से. कुछ क्योंकि सीसेट के लिए ना, सीसेट के लिए यू नीड वेरी काम माइंड. बिल्कुल. क्यों, और वो भी समर्स में होता है तो वो 3 घंटे में सेंटर्स के आसपास फैसिलिटीज भी नहीं रहता है. और उसके बाद सीसेट वाज आल्सो आई वाज एबल टू डू. सीसेट भी मैंने क्लियर किया था. मेरे को स्पेशली प्रीलिम्स में या कोई भी पेपर में ना, पेपर देने के बाद थोड़ा बहुत पता चलता है कि पेपर कैसे हुआ है. इफ यू आर, एज यू टोल्ड, कि इफ यू आर वेरी हॉनेस्ट विथ योरसेल्फ, देन पेपर के टाइम पे आपको पता चल जाता है बिल्कुल पेपर क्लियर हो रहा है कि नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो अगर आपका तैयारी में ऑनेस्टी है तो देन वेल द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आल्सो यू विल बी एबल टू सी कि ओके दिस इज वर्किंग, सो दिस इज गुड. उसके बाद मैंने चेक भी नहीं किया, तो देन द रिजल्ट केम आउट, देन प्रीलिम्स भी हो गया था. तो देन मेंस के लिए भी ऐसे कुछ खास तैयारी नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी आई वाज बिल्कुल 100% लास्ट 3 years 4 years ऐसे कुछ अलग से नहीं किया था. बट देन आई हैव सीन कि कहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ. सो देन ऑन दोस माइक्रो थिंग्स ओनली आई कॉन्सेंट्रेटेड. देन इट पेड वेल मेंस में, बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर द ऑप्शनल पार्ट. और ये भी हो जाता है, यूपीएससी इज वेरी वेरी
I know unpredictable and dicey. हम्म, Optional is something which I've done my masters. I took my optional. In fact, PhD पीएचडी भी एक कर, भी पॉलिटिक्स में ही बिल्कुल था मेरा. बिल्कुल इतना करने के बाद भी मेरा सबसे कम नंबर आया ऑप्शनल में. ये नहीं कि मैं ऑप्शनल का तैयारी नहीं किया, ऑप्शनल का भी तैयारी किया. सो यू नेवर नो यूपीएससी में क्या हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. देन उसके बाद मेंस आल्सो गॉट क्लियर. हम्म, सो लकीली इंटरव्यू आल्सो हैपेंड. आपका मेंस में कितने मार्क्स थे टोटल इंक्लूडिंग ऑप्शनल? Including optional, I think it was around 790 something. ओके. और इंटरव्यू में फाइनल? Interview में I scored 190. क्या This बात time, है, yeah. क्या बात है. So, the, 60 मार्क्स ऑलमोस्ट जंप. so that's the, uh, ऐसा क्या किया था आपने इंटरव्यू के लिए? तो एक तो then I have told you that I literally I mean like I thought कि इंटरव्यू क्या है, जाके बात करेंगे सब चीजें. Then I understood कि इंटरव्यू ये इंटरव्यू नहीं है. पहली बात तो ये तो someone is trying to gauge your personality. बिल्कुल एंड वो मौका तुम्हारे लिए बहुत मायने है. बिल्कुल. वो जो 25-30 मिनट जो यूपीएससी का बोर्ड मेंबर्स के सामने आप जाके बैठेंगे, यूपीएससी का बोर्ड का मेंबर के लिए आप क्या है, आप एक मामूली कैंडिडेट है. बिल्कुल. जो वो लोग दे डू दिस प्रोसेस इन एंड आउट एवरी डे. एवरीडे राइट. आप ही नहीं है ना, फॉरेस्ट वाले भी आएंगे, सीएपीएफ वालों को भी करेंगे, सबका बिल्कुल. प्रमोशन वालों का भी इंटरव्यू चलते हैं. आप बिल्कुल, कौन हो उन लोगों के लिए? बिल्कुल. तो आपका ही एफर्ट डलता है वहां पे कि ये प्रूव करो यूपीएससी को कि आई एम द सुटेबल कैंडिडेट दैट यू आर लुकिंग फॉर. Right. और उसके लिए यू रिक्वायर प्रिपरेशन. आई थॉट यू मतलब इंटरव्यू के लिए ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगा. तो देन I did lot of self introspection into my own personality. So then I rigorously prepared for interview for 2.5 months. So then I have given the interview, and the moment I have come out of that interview room, I knew that I have done well. I've done what I am supposed to do. I did justice to my preparation and I justice to this journey. I thought. उसके बाद रिजल्ट का परवाह नहीं था सच में. उस दिन आपको पता चल गया था? पता चल गया कि आई हैव डन, आई एम डन एंड डस्टेड यहाँ पे, कि मैं जो कुछ भी करना था वो मैंने अपने साथ वो प्रिपरेशन के साथ मैंने जस्टिस किया. और जो रैंक आया, आई थिंक दैट्स एन आउटकम ऑफ ऑल दिस थिंग्स. तो ऑल इंडिया रैंक क्या थी आपकी? मेरा 200 था. सॉलिड 200. सॉलिड 200 था. ओके. इनक्रेडिबल जर्नी. आई थिंक आपने भी अपने आप से बहुत कुछ सीख लिया होगा. दूसरे तो खैर सीखेंगे ही, वीडियो निकलेगी तो. आई थिंक दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, दीज काइंड ऑफ स्ट्रगल वी शुड टॉक अबाउट. द काइंड ऑफ रेजिलियंस आपने दिखाई है. आई मीन इट्स बहुत बहुत इट्स एट पार. वन थिंग वुड लाइक टू आस्क, रैंक 200 था. आई थिंक इजीली आपको आईपीएस मिल जाता. सो आईएफएस क्यों? सही सवाल है, क्योंकि मैं थर्ड अटेम्प्ट से मैं सोच रहा था कि फॉरेन सर्विस को टॉप प्रायोरिटी पे रखने के लिए. इनफैक्ट मेरे को आईएएस भी मिल जाता कैटेगरी के अंदर तो. ओके. और मेरे को अच्छा कार्डर भी मिल जाता है. ओके. और मैंने अपना पहली बार जब मैंने सोचा था इस सर्विस के बारे में, देन आई स्पोक विथ माय पेरेंट्स. they said my papa he listened very keenly की. और फिर बाद में सब ध्यान से सुनने के बाद बोला ठीक है, अगर तेरे को उतना ही पसंद है तो सेकंड ऑप्शन पे डाल दो. तो क्योंकि नेचुरली दे वेर फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ इंडिया वेयर दे हैव नॉट गिवन adequate exposure to the Right. this part of the world. Right. लेकिन मैं जब जेएनयू आया था, यहाँ पे lot of lectures used to happen, foreign ambassadors used to come and all. And after during my PhD also I did couple of internships. Institute of Chinese Studies के साथ, ORF के साथ, अलग अलग जगह पे मैंने internships किया. There I get to interact with lot of retired ambassadors and all. तो मैंने सोचा है कि this is something very interesting. I mean because foreign service it's क्या क्रीम डाला क्रीम है कि मतलब क्रीमेस्ट ऑफ क्रीम यूज्ड टू गो देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. यू लुक एट 1970s and 80s, ओनली टॉप रैंकर्स यूज्ड टू गेट इनटू फॉरेन सर्विस. टॉप 15 रैंक तक कट ऑफ खत्म हो जाता था फॉरेन सर्विस का. बट आफ्टर दैट चेंजेस हैपेंड एंड आईएएस फॉरेन सर्विसेज तो मिलती नहीं थी, लोग इसलिए भरते भी नहीं थे. एंड हमने कभी बात भी बहुत नहीं की है फॉरेन सर्विसेज के बारे में. सो इसीलिए वांटेड टू आस्क यू कि
द अदर साइड ऑफ फॉरेन सर्विसेज दैट एक तो कि आपने आईएएस आईपीएस की इतनी reputed position which is all India services, you will stay in India and you will work with the grassroots level in India. Uh, why did you think to opt for foreign services, not with IAS? मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नाम में आईएएस ही लगाती हैं, आईपीएस नहीं लगाती हैं, तो बच्चे भी आईएएस की ही तैयारी करनी है, देन व्हाई फॉरेन सर्विसेज? तो वही तो है ना, एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जाम, Right. सिविल सर्विसेज में कई सर्विसेज है, राइट और आपको यूपीएससी ये चॉइस देती है हमेशा कि आप कौन सा सर्विस के लिए फिट है, आप वो चुन सकते हैं। तो नेचुरली हर कोई आईएएस के लिए फिट नहीं होता। बिल्कुल। Because मैं एफसी किया, मैंने इतने सारे आईएएस दोस्त है, आईपीएस दोस्त है, जी। मुझे लगता है कि काफी लोग आईएएस के लिए फिट नहीं है, उन लोगों को बाद में पता चलता है कि तो आपको कौन सी सर्विस में आप कंफर्ट है, आप कौन बिल्कुल। सी सर्विस में जस्टिस कर सकते हैं, तो पहली बात आपका इंडिविजुअल एपिटाइट और इंटरेस्ट होना चाहिए उस सर्विस में। 100%। तो आई थॉट कि मेरा एपिटाइट और इंटरेस्ट दोनों भी फॉरेन सर्विस में था, क्योंकि अनकॉन्शियसली भी मैं पीएचडी कर रहा था चाइना के ऊपर। तो इसका मतलब यू आर नेचुरली इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट अदर कंट्रीज, अदर पार्ट ऑफ कल्चर्स, तो उस सब में चीजें था। और सबसे बड़ी बात क्या है ना फॉरेन सर्विस में, आप इंडिया टीम के कप्तान हो तो आप इंडियन टीम को 3-4 साल, 5 साल, 7 साल तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। और लेकिन फॉरेन सर्विस में यू गो अब्रॉड एंड यू विल रिप्रेजेंट योर कंट्री टिल द टाइम ऑफ एटलीस्ट योर टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। मतलब आप एक देश का एम्बेसडर बनेंगे और आप रिप्रेजेंटेटिव हो बिल्कुल। इंडिया का अब्रॉड में, और उसका एक अलग आई मीन द ऑरा भी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। So only very few people get to understand that side of foreign service. Right. Great. So मैंने IFS पे काफी कुछ videos when I was in Adda 24/7. I have made quite a bit of videos on foreign services just because in the last 2 years post COVID, the multidimensional perspective of India. India was growing everywhere. The economy started getting boost because we saw our situation, what has happened in the Indian economy during COVID. हम आत्मनिर्भर बने, and then we started working on, and then we a lot of things going on. Our Prime Minister Narendra Modi sir visited to countries where not a very prime ministers visited in the past. So लोग देखने लगे, लोग सेलिब्रेट करने लगे, and then as Jaishankar sir, I mean, the popularity, the fame, the hard work, the kind of reply he used to give to the counterpart nationalists, वो काफी वायरल होने लगी। एंड तब जाके आई थिंक फॉरेन सर्विसेज के बारे में बात होने लगी थी। एंड माय कीन इंटरेस्ट की आप एक बार बताएं कि लबासना का एक्सपीरियंस कैसा था, पोस्ट लबासना आपका यहाँ पे सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है? पहली बात तो लबासना सबका ड्रीम होता है, इट्स लाइक जी। मेका फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और काफी वीडियोस भी चलता रहता है लबासना के बारे में। Right. बट लेकिन वास्तविकता कुछ अलग अलग है है। लबासना का, Okay. आई वुड से। एंड बिकॉज यू गेट इनटू योर रूटीन, दे विल ट्राई टू क्राफ्ट एन ऑफिसर आउट ऑफ यू, दैट्स द मेजर थिंग। आपको एटलीस्ट एक ऑफिसर वाली आपके अंदर से एक फीलिंग करवाना लबासना बिल्कुल। का ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एंड मोर देन दैट आई थिंक द कोर पार्ट ऑफ मी, फॉर मी लबासना इज कि द लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स दैट यू कल्टिवेट इन लबासना। बिल्कुल। बिकॉज फॉर मी कि आप अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आते हो, अलग अलग सर्विसेज से हो, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हो। मतलब पढ़ना एक अलग चीज होता है, लेकिन वास्तविकता में किसी से मिलके और उससे बात करके सब जानने का अलग चीज होता है। तो आई थिंक दैट कामरेडरी दैट यू डेवलप, 3 महीने का जो कामरेडरी जो आप डेवलप करते लबासना में, आई थिंक दैट is an everlasting memory that you will carry throughout your बिल्कुल। life. And in fact, that will come to use when you are discharging your professional responsibilities. क्योंकि अगर इंडिया इज ए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से चल रहा है, राइट। बिकॉज सिर्फ एक आईएएस नहीं चला सकते बिल्कुल। या किसी और एक सर्विस नहीं चला सकते ना। बिल्कुल। तो लॉट ऑफ टाइम्स वी इंटरेक्ट विद अदर डिपार्टमेंट एंड अदर डिविजन्स ऑल्सो। सो व्हेन यू हैव सम वर्क यू विल जस्ट पिंग अप योर फ्रेंड की भाई ये काम है और What do you think, कैसे होगा? हाँ, तो
वो बता देगा आपको कि ऐसे ऐसे है, वैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. आई थिंक दैट्स द मेजर क्रक्स ऑफ Lavasana. So that thing is something that you will remember. And coming to Sushma Swaraj Institute is thoroughly professional training institute. Okay. क्योंकि here यहाँ पे क्या है ना, मोस्टली द ट्रेनिंग पार्ट सेंटर्स अराउंड की आपका जो एबिलिटी है फॉरेन पॉलिसी में या एमईए में जो ऑफिसर्स की जरूरत है या मिशंस में ऑफिसर्स की जरूरत है, उस तरीके का ट्रेनिंग कैसे क्राफ्ट करना है उसका सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट में होता है. एंड मोर देन दैट दे विल गिव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू यू व्हाट आर द डोमेस्टिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया and how you can represent India and abroad. Okay. For example, whether it may be attachments or whether it is the classes का जो modules होगा, everything centers around creating a better diplomat. So I think that's a little bit different from. So do we get foreign diplomats as well at Ministry of External at the institute? No, but mostly people who come to teach us are ex-ambassadors. Acha. The ministry, people who are handling the ministry. Okay. And some part of academia, some from research institutes or think tanks like that. So mostly they're composed of these people. Okay. And sometimes like military people also. Okay. अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हैं, तो जो अभी आपकी जो पोस्ट है, व्हाट डू यू कॉल द पोस्ट नेम? So currently we are under secretary trainees. Under secretary. Okay. So in government when you enter it, especially in IAS or foreign service or any other service for that matter, तो आप अंडर सेक्रेटरी लेवल पे एंटर करते हो. आप 7-8 साल सर्व करने के बाद then you become डिप्यूटी सेक्रेटरी. आप 2-3 साल के बाद डिप्यूटी सेक्रेटरी बनेंगे, फिर बाद में उसके बाद आप डायरेक्टर बनेंगे, और डायरेक्टर के बाद देन यू बिकम जॉइंट सेक्रेटरी अराउंड 16 years of your service. Okay. And joint secretaries in any ministry of government of India are one of the key positions. बिल्कुल. Because that is where the policy making starts. उससे पहले जो कुछ भी पोजीशन है, दैट इज अंडर सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर, एग्जीक्यूशन वो एग्जीक्यूटर्स है. वो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने हैं उन लोग. उससे जॉइंट सेक्रेटरी से यू विल बी गेटिंग इनटू मोर इनटू पॉलिसी मेकिंग. जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, हेड सेक्रेटरीज, मोस्टली पॉलिसी, दीज आर द पॉलिसी. तो ये कहते हैं कि आईएएस में अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, इट विल टेक अराउंड 15 years टू बिकम अंडर सेक्रेटरी, बट लेकिन आईएफएस में यू डायरेक्टली गो टू अंडर सेक्रेटरी. सो दैट वाज मतलब पोस्ट का अंतर है. अभी कैसा लगता है अभी काम करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, बिकॉज दैट वाज योर ड्रीम थिंग, एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन व्हेन यू डिड पीएचडी एज वेल, तो भी कैसा लगता है कि थिंक टैंक में बैठ रहे हैं काम करके? व्हाट डू यू फील वहां पे? Actually, the most of the action part is in the ministry and the government. एक तो आप उस चीज के बारे में पढ़ते हो और उस चीज के बारे में लिखते हो, बात करते हो, वो अलग है. बट लेकिन जो छोटी छोटी जो चीजें की जो चेंजेस होती रहती है, जो डे टू डे पॉलिसी मेकिंग जो हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, उसके पीछे क्या होता है वो सब चीजें. So that thing you will only understand when you work in a ministry. So you see that things happening here. वो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन यहाँ हो रहा है. भाई बोला जा रहा है कि अगर हाँ मालदीव्स में कुछ ऐसा चल रहा है तो वहाँ हो रहा है, वो लोग लिटरली टाइप कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं. So everything that you handle, everything that goes, so those things you will be taught. The training level you will not have much of an exposure to these things. Okay. But they will try to show you कि मतलब कैसे कैसे चलता है मिनिस्ट्री. ओके. अगर हम एनईए की बात करें और एस जयशंकर सर की बात ना करें, सो मेरे लिए बहुत बेकार हो जाएगा. सो आप ऑफ कोर्स आप मिले होंगे. हाउ इज ही एज अ लीडर, एज अ पर्सन? आपकी अगर कई मरतबा मुलाकात हुई हो तो? हम लोग हमारा आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल एज ए बैच, बिकॉज वी आर ऑफन टाउटेड एज एन अमृतकाल बैच. अच्छा. So because we are entering into foreign service at a very crucial moment, this is what we are repeatedly being told also. और हम लोग इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज के से डेवलप्ड कंट्रीज का एक जर्नी जो है, हम लोग वो जर्नी देखने वाले हैं. We are at the fifth. We are at the fifth. Soon we'll be going to the third. And
I think if all goes well, we may also go to second and first position as well. बिल्कुल But that's a very long journey बिल्कुल altogether. But बिल्कुल I think so ये transformation हम लोग देखने वाले हैं. So sir keeps reminding us about these things कि so you are this kind of a batch. So हम लोगों का दिमाग में हमेशा वो imprint है कि we must always guard our own national interest. And we must work towards the collective goal of achieving India, a Viksit Bharat kind of a country. So that is something that we take a lot of inspiration from our external affairs ministry. Recently जैसा अभी आपने बताया we have been taught that India is going with the transcendental change, huge change. Recently हमने देखा कि the seats DOPT has released seats IFS की 30-35 हुआ करती थी, अब 55 हो चुकी हैं. So how do you see this change happening? क्या गवर्नमेंट do we need more IFS officers और अभी कम हैं या ज़्यादा हैं? Do we need more? Yeah, I'll give you a statistic. Okay. जो यूएस की जो फॉरेन सर्विस है वो it's almost around 15,000. 15,000. Yeah. So इंडिया की जो फॉरेन सर्विस है वो 800 से 900 के यहाँ पे है. So but we take great pride on recruiting very quality people into the service. So that's why we literally do not see downgradation of the ministry. But naturally what is happening is that our diplomatic footprint is growing every day. So we are opening new missions in Africa. We are opening new missions elsewhere also. Right. So if we have to get to those areas, we need officers. Officers, So right. that's why I think ये जो 55 की जो strength जो increase हुआ है, I think it's a very good sign. Because आने वाले इसमें कि because if you are growing from a fifth to the third, then altogether your profile बिल्कुल. changes in the international arena. You need more number of people. You need more number of officers to man those missions. Right. I think it's a very good sign. Exactly. And simultaneously जैसे G20 में भी India is now leading and participating and running these bilateral programs. जैसे अभी India Europe Economic Corridor था, तो I think उसके लिए भी we need few honest and dedicated officers to run the show. So आपको शायद याद होगा कि when LPG happened 1991 उस टाइम पे, so economy open, everything got boosted. उस टाइम पर IRS की वैकेंसीज बहुत हुई थी, बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ था, और IRS की वैकेंसीज IS से भी ज्यादा निकल गई थी उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नीड सम पीपल फ्रॉम द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कॉमर्स एंड इकोनॉमी बैकग्राउंड. आई थिंक अब टाइम है इस चीज का, फॉरेन सर्विसेज का. एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था ऑफ कैमरा आपसे, लर्निंग. If somebody wants to prepare for IFS services, then learning language skills. आपने मुझसे कहा कि लैंग्वेज भी आप तभी चूज कर पाओगे जब आपका रैंक ठीक होगा. वो प्रोसेस एक बार बताओ. So unlike cadre in IAS, so there is compulsory foreign language in the foreign service. आप जैसा ट्रेनिंग में एंटर करते हो, फिर बाद में जैसा जैसा आपका ट्रेनिंग खत्म होते तो देन यू विल गो टू द मिशंस अब्रॉड. तो आपका जो थर्ड सेक्रेटरी लैंग्वेज ट्रेनिंग के तौर पे आपको भेजा जाता है वहाँ. अच्छा. तो आपका प्राइमरी काम यही होगा कि वहां आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखना है. आप उस कंट्री में जाके फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो. तो उसके लिए देयर विल बी वैकेंसीज ऑफ कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज फ्लोटेड बाय द मिनिस्ट्री. दैट डिपेंड्स ऑन एवरी ईयर. कि कुछ साल कुछ लैंग्वेजेस आएंगे, कुछ साल कुछ लैंग्वेजेस नहीं आएंगे. Okay. मोर और लेस P5 लैंग्वेजेस कांस्टेंट होंगे, जो अरेबिक, रशियन, Chinese, Spanish, okay. German, French. French is there, but German is not a Okay. union language. So, excluding English, so these languages will be given apart from these other languages also, like German, Bhasa ho gaya, and other languages are also given. So, based on the vacancies, you will give preferences. Okay. So, your rank in order will also determine कि आपको कौन सा language मिलेंगे. तो उस हिसाब से आपको language की allocation किया जाएगा. Okay. So then you go on to that country, you learn the language and you clear the language paper. Okay. आप language paper. अच्छा, उसमें रह के भी लैंग्वेज पेपर को क्लियर करना पड़ेगा. वो बिल्कुल. आपका क्या लैंग्वेज था? मैंने अभी तो Chinese, I've chosen Chinese. Mandarin. Mandarin, I want to learn Mandarin. Okay. Because I was also doing PhD in
the East Asia studies. So I thought it would be a natural continuation of what I was doing. Okay. So देन आपको लैंग्वेज क्लियर करना पड़ेगा एंड तभी जाके आप सर्विस में कंफर्म तो आपने एग्जाम उसको होता होगा, दिया होगा आपने? हाँ नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो जाएंगे फिर सीखेंगे अच्छा उसके बाद अच्छा, अभी सीखना है। एक डेढ़ साल के बाद क्लियर करेंगे। ओके, अभी आपने सीखा नहीं है? नहीं नहीं अच्छा, मैं सोचा था कि आपसे एक बार चाइनीज कुछ बोलो आप। नहीं, थोड़ा बहुत तो आता है, नी हाओ, व्हाट डज दैट मीन? हाय हेलो, ओके ओके नीचे आओ शम्मा, ओके मींस व्हाट्स योर नेम। सो ऐसे थोड़ा बहुत Okay. शब्द मैंने सीख लिया था Nice. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बट ओके। अच्छा, कमिंग एट टू चाइना पार्ट, डोंट यू थिंक कि we are at the bottleneck with China? Are we really competing with China, or do we see China to be inspired from China? Because again, अगर हम बहुत ही grounded हो जाएं तो yes, China is massive economy. They have built it from scratch. Their governance is completely different. Ours is completely different. Parliamentary system, I mean, it's completely different. So when we talk about boosting our economy, so do you think we are at the bottleneck, or how China is performing? How is this different from India economically? see what China has done in terms of economy, it's remarkable. Because we have to appreciate certain part of it, because China is now 6 times India. हाँ। इंडिया का $3.8 ट्रिलियन है, चाइना का तो 18, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो लेकिन चाइना बहुत अर्ली स्टार्ट किया, 78 में ही हम लोग रिफॉर्म ओपनिंग अप किया, हम लोग 91 में जाके हम लोग रिफॉर्म्स किया। तो देयर इज ए लैग बिटवीन, और आपने जो बोला था कि गवर्नेंस सिस्टम डिफरेंट है, तो वो भी एक मैटर है। बिकॉज इन चाइना यू कैन एनफोर्स थिंग्स like India, you can't do that. For example, like land acquisition करना है कोई प्रोजेक्ट के लिए, कि for Chinese government it will literally take some days to acquire land, Right. which is not in case of India. So in India there are a lot of stakeholders that come into play. Our governance systems are developed like that. So that is something, so India is good in its own way. We will take our time to move, because India is like an elephant which will move slowly, but it will, Right. it's also huge, right? So China is a dragon, so dragon moves very fast, Right. So it both has their own world views. Right. So I think India is also on a trajectory. But Mahesh, we have seen, you must have seen in the past, you must be knowing, dig deep into it. We have seen the premiers are skipping meetings, like somewhere I think G7 में Xi Jinping नहीं आए थे, and so we have seen like that in the past. अभी भी G20 में, right? अभी भी there was a meeting, I can't remember off the top of my head. I think PM was not invited. PM Modi was not invited. So एक हमें ये ऐसा देखने को भी मिल रहा है. So वो अपने जो सब प्रीमियर है उनको भेजते हैं Xi Jinping. So economically we understand few hours of our startup ecosystem initiatives run कर रहे हैं, but what about the political divide? See, China के साथ we all know that we have a boundary dispute. Which happened. It's a very long boundary dispute, but it got accentuated during Galwan crisis. Right. See, when you realize that one party on the other side is continuously flouting the rules, they are not honoring the agreements and all, Right. and that is creating a tensions. So we will not be able to accept कि ये normalcy है. There is something abnormal in the real relationship. Right. And we can't expect कि मतलब सब कुछ चले आराम से. So this is something that our external affairs minister also keeps on pointing out. See, normalization, the boundary normalization is the prerequisite for normalizing the political relations. बिल्कुल. So till the time boundary question is hanging, so I don't think कि मतलब there is any kind of an major rapprochement that we are going to see on both the sides also. So, but still, I mean, like the trade is booming now. China is the largest trading partner of India. Right. We have seen it recently over to US as Right. largest trading partner. But I think there is a little bit of this distrust that is still there. I think eventually going forward, it has to Right. bridge the gap. So we have to just wait. Right. According to you,
who all are the most trusted and honest partners of India? I mean, who is the best friend of India? See, I mean, like, I don't think there is no, because in foreign policy, as Chanakya also said, ki there are Right, permanent friends and permanent enemies in right, the for international relations. right. There are only temporary interests that are there. Exactly. So I think we have evolved a different kind of foreign policy. We maintain equidistant Equidistant, right? foreign policy, and we remain non-aligned. And for us, our national interests are paramount. So we can't take any one country for granted. कि something happens कि ये country आ जाएगा हमारा मदद करने के लिए. No, because we want to build systems on our own strength, on our own terms. So that is something that is very appreciable part of India's foreign policy. Irrespective of the changes in the parties, you will see a very, very consistent flow of Indian foreign policy since the independence till now. So obviously, they are depending on the changes in the global current and dynamics. Our policy also try to adjust, but more or less the core tenets of our foreign policy has remained same. But what are your thoughts on, since we talked about China, the Spring of Pearls, the thing which China started from Sri Lanka, then Maldives, then Pakistan, Afghanistan, and then all the way upwards, starting from Taiwan. So what do you think? Because as you said, we have to national interest our paramount. So this is also paramount to watch the interest of our neighbors as well. So China, we all know that strategically, China has kept India's neighbor into debt. The debt game is going on. So what our foreign policy is doing about it? How are we maintaining that relationship? See, neighborhood is our top priority any day. Because if you look at the recent swearing-in ceremony also, so we have invited all the most of the neighboring countries to the swearing-in ceremony of Modi ji's third term. So that clearly shows that the kind of importance that India attaches to our neighborly relations. Right. And regarding the debt and all these things, we always have maintained a consistent position that we require a transparent, accountable mechanisms in terms of whatever the loans that are being given to those countries. On our part, we maintain that kind of transparency, and we want other countries also to adhere to the global norms. ये नहीं बोल रहे कि हमारा norms को they are saying कि global norms, there are certain global norms while you are giving debt or anything, so those norms need to be followed and respected. So then only there will be transparency. The poorer countries will be able to repay those debts. So I think in that way that issue can be sorted out. Last 2-3 questions I've got. What is the major challenges of our foreign policy? क्या challenges आते हैं to execute it, and what are ME is doing about it? See, today I've told you कि foreign policy is a dynamic, because you see the global state is in a flux, where the currents are developing at a very fast and rapid pace. Ukraine happened, we faced a new set of challenge where we have to rescue 22,000 Indian students from there. Exactly. Because ईरान में रेस्क्यू करना इज डिफरेंट. देयर आर like white collar workers. बिल्कुल. वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं. बिल्कुल. And these evacuations and all, so it takes lot of energy and all these things. And then Israel happened. From there also you need to rescue. From Sudan happened. From Sudan you need to rescue. So I think this is one of the major thing that we are going to see in constantly. Okay. और इसके लिए I think MEA, and there's a lot of coordination that goes behind the curtains, whether it is MEA, whether it is Ministry of Defense, or whether it is other agencies which are involved in procuring and doing the supplies of these things, rescuing people. So they have an SOP they have developed and carefully based on their past experiences. So I think this is one nature of the challenge that you are going to see. And the second thing is that when you are rising as in power, because the world is different now, it is not, and like the world is also moving from unipolarity of the US hegemony towards more and more multipolar world.
बिल्कुल. and where regional powers are also constantly developing themselves. Right. So today, if you read international relations and all these things, you will come back to this great power rivalry kind of situation, where you will see see more and more tensions rising. In every part of the world. If something happens in one part of the world, it will be impacted too. For example, let's see the Red Sea crisis happened, बिल्कुल. where Houthis were targeting the shipping lanes. बिल्कुल. बिल्कुल. And impact of this thing is you literally see the food prices being spiked, Right. your Oil prices being spiked. and common man will be affected. So बिल्कुल. today foreign policy is not something a distant thing. Yeah. foreign policy is something that's happening to you and to me on everyday Absolutely. basis. Absolutely. So I think now for India, managing these kind of currents will become very very important. I guess in future. Great. Well, great. काफी इंसाइटफुल आई थिंक नॉलेज मिली होगी. एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ. सिक्स्थ अटेम्प्ट में भी नहीं होता तो क्या करते हैं? सिक्स अटेम्प्ट में नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई ऑलरेडी मेरा माइंड आई वाज मेड अप माय माइंड, बिकॉज रिजल्ट वाज नॉट एनी मोर हैविंग सो मच ऑफ इम्पैक्ट ऑन मी, बिकॉज ये वाला लास्ट अटेम्प्ट भी मैं बहुत ही कम प्रेशर के साथ मैंने दिया था. तो मीनवाइल आई वाज आल्सो मैरिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो और उसके बाद आई वाज आल्सो वर्किंग elsewhere. So in your sixth attempt you got married. Yeah. Okay. Okay. आपने बताया था कि वो मेंस के टाइम पे आपने किया था. Yeah, मेंस के बाद Okay. मैंने किया. Okay. So ये क्रेडिट किसको देना चाहते हो आप? Obviously, I mean, like because most of the people say कि your wife has brought you a lot of luck. Right. I literally say कि more than that, because she saw me transforming from a teenage kid to a Okay. and an officer. Okay. So she was with me through all these 10 years. So she has literally seen my journey. So Is she also in the services? no, she is not in the services. She is Okay. working with an NGO. Okay. So I think when a person stands with you in your toughest times, I think Yeah. that's something that no one will remember. I think large part of my preparation and everything journey में मेरा वाइफ मेरे साथ में था. वो कहते हैं ना महेश कि जब जो सुख में जो साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं. सो आई थिंक दैट एंजल पॉइंट हैज वर्कड. सो अगर नहीं होता तो आप यू कुड हैव बहुत सारी डायरेक्शंस थी आपने बना रखा था. You really have lot of other avenues also, because this is not end of the life, right? Right. This is a job. This is really a good job, I would say. The Right. IPS or civil services, it is good job. Right. But today economy is flourishing so much that Right. so many alternative avenues also. Right. A lot of my friends who are not able to do UPSC, they are very much more competent than me, they're knowledgeable than me, and they are deserving also. But fortunately or unfortunately, they were not able to make it. But they are Right. doing great in other professions. Right. So I think this is not the end of your journey. I think this is the beginning of your journey. Exactly. तो that mentality you have to keep in mind. आपका जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है. No, आपका जिंदगी 60 साल तक है, तो you can do lot of things. So आप उस direction में सोचेंगे, then you will gain strength. Right. If you think कि अरे क्या मेरा नहीं हुआ, वो हो गया, ये हो गया, तो then you will become depressed, suppressed, and you will become weak. Right. So we should because it's ultimately in our hands कि how we want to mold our life and Right. My last question is, before we wrap up, we have all done this podcast specifically for the aspirants, for their aspiration. अभी वो काफी disheartened हैं. And I want you to throw some light. If somebody has not able to clear their prelims this time, first attempt, second attempt, fifth attempt, maybe someone's last attempt is 2025. What message do you want to give? Because आपने वो जख्म सहे हैं. You've got dagger at your back. So how to recover from that, and how to start preparing, and even not, then how to get out of this vicious cycle? See, पहली बात ये है कि this exam में क्या है, 99.99% फेल्यूर रेट है. Right. ओनली 0.1% लोग सक्सेस होते और वही लोग आपको दिखते हैं, और 99% लोगों को कहीं नहीं दिखते, और Right. उसका कहीं बात भी नहीं होता है. Right. तो आप इस चीज को आप ध्यान में रखिए.
ठीक है, और यूपीएससी सब कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आपको जहां तक मेहनत करनी है आप करिए, आप जहां पे आपका फ्लॉस है वो ठीक करिए। और सबसे ज्यादा आप जिस बात से आपने शुरुआत किया था कि अपने आप से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहिए, राइट वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। राइट क्योंकि हम बाहर वाले को बेवकूफ बना सकते हैं, मम्मी पापा को बेवकूफ बना सकते हैं, सबको बेवकूफ बना सकते हैं, अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे तो बिल्कुल देन आई मीन लाइक वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा ना। राइट सो वेरी वेरी ऑनेस्टी विथ योर ओन सेल्फ इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन एनी पार्ट ऑफ जर्नी। आप जब तक आपके साथ आप ऑनेस्ट नहीं है तो तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना कि यू प्रिपेयर ऑल डे लॉन्ग, यू गो बैक टू योर रूम एंड यू स्लीप ऑन दैट बेड staring at the ceiling and a fan. You will remember one thing, ki have I done justice to this day or not? And that is something that you are accountable to your own self. और अगर आप उस जर्नी में आप every day if you are trying to be accountable, then I think with that satisfaction you can आराम से sleep and you will clear with flying colors. yeah very well said हाँ, अगर ठीक है, अगर किस्मत साथ नहीं दिया, अगर आप वहां पे आपका नहीं हो पाया, लेकिन बट यू रिमेम्बर कि आपने जो प्रिपरेशन किया वो वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल क्योंकि आप सिर्फ नॉलेज नहीं कमाया, आप एक पर्सनालिटी पर्सनालिटी डेवलप किया बिल्कुल और वो आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल। आप किसी भी फील्ड में जाओ, इधर स्टार्टअप करो या कुछ और चीजें करो, फ्रीलांसिंग करो, वो सब चीजें करो, राइट तो देर ऑल्सो यू विल बी सक्सीडेड, बिकॉज ऑल दिस लर्निंग दैट यू हैव डन थ्रू दिस जर्नी दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। राइट वेरी वैल्यूएबल इंसाइट। आई थिंक ये आप नहीं बोल रहे हो, ये वो जो पाँच साल का जो फेलियर था ना, वहाँ से ये आ रहा है। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी हैड इनक्रेडिबली अमेजिंग सेशन। आई होप अगर एक बच्चे को भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, देन द क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। एज महेश हैज ऑलरेडी सेड इन द बिगिनिंग, वो क्यूरियोसिटी, अ क्यूरियस माइंड इज अ हैप्पी माइंड। अगर आप इच्छा ही नहीं है आपको कुछ नया ढूंढने की, नया करने की, देन आई थिंक यूपीएससी और मे बी लाइफ इज, आई मीन फेलियर ही मिलेगा हमें। सो थैंक यू सो मच महेश, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई थिंक आप ताइवान जाने वाले हैं फॉर, है ना, लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप वहाँ जाएं एंड यू आर द वॉइस ऑफ भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो दूर तक जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।